स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे समझ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इस चैप्टर का नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना। तो देखते हैं हम अब आगे। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि जो आर्थिक नियोजन है वो क्या होता है, भारत में जो नियोजन था उसके क्या उद्देश्य थे, और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन तीनों के बीच में अंतर देखा था। तो चलिए अब देखते हैं हम 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति की विशेषताएं। जो 1991 तक हमने क्या किया था, एक योजना तय की थी, एक योजना के हिसाब से चल रहे थे, एक नियोजन अपनाया गया था। हमारी एक नीति थी जिसके तहत हम क्या कर रहे थे, अपने देश का विकास करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु 1991 में हमने क्या किया, अपनी जो नीतियां थी उन्हें बदलना पड़ा हमें, और हमें वैश्वीकरण की तरफ मुड़ना पड़ा। तो इसके बारे में आप आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे विस्तार से। अभी देखते हैं हम कि जो 1991 तक जो ये नीति अपनाई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो ये नीति थी, इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक भरोसा। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उस पर अधिक भरोसा किया गया। 1991 तक जो नीति अपनाई गई थी उस पर, उसके अंतर्गत क्या किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उस पर अधिक भरोसा किया गया। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उस पर अधिक ध्यान दिया गया, फिर उस पर अधिक बल दिया गया, उसको ही प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो तो अपना सार्वजनिक क्षेत्र क्या हुआ, वो उसमें तो जो उत्पादन हो रहा था वस्तुओं का, सेवाओं का, वो बढ़ता गया, परंतु जो निजी क्षेत्र है वो दबता चला गया। तो इसके पीछे एक कारण यह था कि जो सरकार थी, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जो सरकार के पास होता है, और निजी क्षेत्र मतलब जो व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं अपनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। तो सरकार का यहाँ पर मकसद यह था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार को यह डर था, जो हमारी गवर्नमेंट है उसे डर था कि 1947 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, व्यापार को लेकर ही आई थी, और इससे क्या हुआ था, इससे हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक क्या रहा था, गुलाम रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारे सरकार को डर था कि कभी दोबारा से ऐसा ना हो जाए, दोबारा से वही प्रक्रिया ना दोहराई जाए, निजी क्षेत्र के हाथ में सारी कमान ना चली जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उस पर अधिक ध्यान दिया गया है, फिर उसे अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल देखिए तो 1956 में औद्योगिक नीति थी, उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें 17 उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया, और इसी नीति के तहत जो निजी क्षेत्र था उसमें केवल जो 12 उद्योग थे उनको ही संरक्षण प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें 17 जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन किया गया और इसमें 12 को। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि सरकार किसको ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती थी, सार्वजनिक क्षेत्र को। तो ये इसकी एक विशेषता कही जा सकती है, और फिर हम कहें प्रभाव क्या रहा, वो भी यही होगा। आगे देखिए, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। जो निजी क्षेत्र है उसका नियंत्रित विकास हो रहा था, मतलब कि जो निजी क्षेत्र है उसे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। ये बात मैं आपको इस वाले पॉइंट में बता चुकी हूँ, ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि सरकार का मानना था अगर ऐसा हुआ तो दोबारा से क्या होगा, अगर निजी क्षेत्र के पास हमारी सत्ता चली गई, हमारी जो सत्ता मतलब हमारी जो पावर है देश की, वो निजी क्षेत्र के पास चली गई, तो क्या होगा, सब कुछ निजीकरण हो जाएगा, और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने ज़्यादा निम्न थी, कितने ज़्यादा नीचे थी, उसमें कितने ज़्यादा गरीब लोग भी थे, उनका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और इससे क्या हुआ है, इसके कारण, इस विचार के कारण जो निजी क्षेत्र है उस पर नियंत्रण किया गया। इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो निजी क्षेत्र है उस पर बहुत अधिक मात्रा में प्रतिबंध लगाए। जो प्रतिबंध थे वो बहुत अधिक मात्रा में लगाए, जिससे क्या हुआ, इसका नियंत्रित विकास हुआ। किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध मतलब होता है रोक लगानी।
कि अगर जो निजी क्षेत्र है अगर वह अपना कोई उद्योग खोलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार के पास से, गवर्नमेंट के पास से। और लाइसेंस की जो प्रक्रिया थी यह लगाई गई निजी क्षेत्र के ऊपर, यह सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं थी। दूसरा, इस पर जो पंजीकरण करवाना पड़ेगा पहले निजी क्षेत्र को, तभी वह क्या कर सकता है, अपने उद्योग को खोल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सरकार है वो निजी क्षेत्र को इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, इतना प्रोत्साहन नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? वही कारण है जो मैंने आपको बताया था। तो आप इसमें लिखेंगे, आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जो प्रतिबंध लगाए जा रहे थे लाइसेंस और पंजीकरण को लेकर और क्यों लगाए जा रहे थे वो भी कारण आप लिखेंगे जो यहाँ पर बताया गया है। तो मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताती हूँ या फिर आपको कोई नीति के बारे में बताती हूँ जैसे ऊपर बताया है, उसको आप इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे और हो सके तो हाईलाइट करेंगे। आगे देखिए, छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, छोटे पैमाने के उद्योगों का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उस समय क्या था, उस समय हमारे भारत में यह कह दिया सरकार ने कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हें भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इससे क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा और लोगों की हिस्सेदारी अधिक होगी। तो क्या हुआ, जो घर होते हैं, जैसे एक बड़ा जो उद्योग होता है वो एक बड़े एरिया में लगता है, उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो भी अधिक मात्रा में आता है और वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो भी अधिक मात्रा में होता है। उसके मुताबिक अगर हम छोटे पैमाने के उद्योगों पर नजर डालें तो छोटे से ही देखिए आप, छोटे नाम से ही जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक कम एरिया में कभी कभार तो अपने घर के आंगन में भी कर सकते थे काम, कभी कभार तो अपने घर के आंगन में भी ये छोटे उद्योग पनपे थे, मतलब उभर कर सामने आए थे। तो जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उन्हें कच्चा माल भी कम चाहिए होता है, कम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो, तो खर्चा भी कम आता है। तो सरकार ने क्या कहा, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनको अधिक से अधिक संरक्षण प्रदान किया गया, जबकि बड़े उद्योगों को इतना संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, उनका नियमन किया गया। इसके लिए सरकार ने क्या नीतियां अपनाई, इसके लिए सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए छोटे उद्योगों के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया गया। और सरकार ने जो ये छोटे उद्योग थे या फिर इन्हें हम घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं, तो जो ये घरेलू उद्योग थे उनके लिए कुछ ऐसी वस्तुएं तय कर दी गई कि इन वस्तुओं को केवल जो छोटे उद्योग है वही क्या कर सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। इसके सिवाय कोई बड़ा उद्योग इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, जो बेरोजगार हैं उनको भी नौकरियां मिलेगी, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, तो हमारे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। ये भी इसके पीछे एक मकसद था सरकार का। और इसके साथ साथ सरकार ने और भी कई नीतियां बनाई, जैसे कि जो ये लघु उद्योग, लघु मतलब भी छोटा ही होता है, तो जो लघु उद्योग है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं उनके पास जो पैसे होता है, जो धन होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो उनके लिए जो वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई उनके लिए, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, धन की पूर्ति कर सकते हैं और वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये भी एक विशेषता रही, जिससे कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो भी उभर कर सामने आ सके और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सका। अब देखिए आगे है सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। जो सामरिक महत्व के भारी उद्योग होते हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जोड़ दिया गया भारी उद्योग। तो जो सामरिक होते हैं, जो सामरिक मतलब क्या होता है, सामरिक उद्योग का मतलब होता है कि जो सामरिक वस्तु के उत्पादन में जो मध्यवर्ती जो कच्चे माल होते हैं, जो उसके मध्य का काम करते हैं, जिसके बिना जो भारी उद्योग हैं, जो सामरिक उद्योग हैं वो नहीं चल सकते। जैसे कि एक भारी जो उद्योग हो गया, जो बड़ी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, सामरिक उद्योग कहलाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो इसके लिए कौन सा जो कच्चा माल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसके बिना जो वस्तु और सेवा है उसका उत्पादन नहीं हो सकता है। जैसे कि जो बिजली हो गई वो कितने ज़्यादा जरूरी होती है, लोहा हो गया, तो इन तरीके की जो वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है उनकी आवश्यकता पड़ेगी।
इसके महत्व को देखते हुए क्या किया गया, सरकार ने इनके विकास पर अधिक बल दिया गया कि इन योजनाओं के द्वारा कुछ योजनाएं बनाई गई, कुछ नीतियां बनाई गई, जिसके द्वारा जो सामरिक जो उद्योग हैं उन पर बल दिया गया, उनका विकास किया गया। कैसे कर सकती है सरकार, जैसे कि जो बिजली है उसके बिना ये उद्योग नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें मशीन के द्वारा कार्य होता है। तो सरकार ने क्या किया, जो बिजली है उन एरियाज में जहां पर ये उद्योग स्थापित थे वहां पर बिजली की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से अन्य कार्य भी किए गए। आगे देखिए, बचत और निवेश पर बल। सरकार ने यह देखा कि जो हमारा जो जीडीपी है उसमें कैसे वृद्धि हो सकती है। हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, बचत पर बल दे सकते हैं और निवेश पर बल दे सकते हैं। व्यक्ति जो लोग हैं, जो नागरिक, वो क्या कर सकते हैं, धन की बचत कर सकते हैं और उस धन को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं किसी भारी उद्योग पर, जिसके द्वारा हमारे देश में क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा। तो इस चीज पर सरकार ने बल दिया कि अधिक से अधिक क्या की जाए, बचत की जाए और निवेश किया जाए। आगे देखिए, विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण। सरकार ने क्या किया कि इन नीतियों के द्वारा जो 1991 तक जो नीतियां अपनाई गई थी उनके द्वारा सरकार ने जो विदेशी जितना भी सामान था, जितना भी माल था विदेशी जो बाहर से हमारे देश में आता था, उसे विदेशी कहते हैं हम। तो उस पर क्या किया सरकार ने, उस पर आयात, जो हम आयात करते थे बाहर से, आप ये वर्ड याद रखिए, आयात और निर्यात। ये जो दो वर्ड्स हैं आपके बहुत काम आएंगे इकोनॉमिक्स में। तो जो आयात है, आयात आप कैसे समझ सकते हैं, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात, आज से आप देखिए, आज से आना, तो कोई भी वस्तु हमारे देश में बाहर से आती है तो वो क्या है, आयात है। ये एक ट्रिक है याद करने की। अब देखिए निर्यात, निर्यात को कैसे याद रखेंगे, न से देखिए, न से निकालना। तो किसी भी वस्तु और जो हमारे जितना भी उत्पादन होता है उसे बाहर निकालना अपने देश से निर्यात कहलाता है। तो सरकार ने क्या किया, जितना भी जो विदेशी माल था, जितनी विदेशी वस्तुएं हमारे देश में आती थी उसे भारी टैक्स लगा दिया। आयात पर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कि जो वस्तु 10 की थी अगर उस पर 50 का टैक्स लग जाएगा तो वो कितनी की हो जाएगी, वो 60 की हो जाएगी। और हमारे जो देश के जो लोग थे वो उसे क्यों खरीदेंगे, जब वही वस्तु हमारे देश में 10 की मिल रही होगी तो हम अपने देश की खरीदेंगे, 10 की जो सस्ती होगी उसी को खरीदेंगे ना। तो इसलिए जो भारी टैक्स लगा दिया, जिससे कि हमारे देश के जो घरेलू उद्योग थे उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ, तो इससे उनका विकास हो सका। आगे देखिए, नियोजन की असफलताएं। अभी तक हमने विशेषताएं देखी, जिससे कि क्या हुआ, जो नियोजन था, जो हमारी योजनाएं थी जिसके तहत हम काम कर रहे थे, उससे क्या फायदा हुआ हमें, उसकी विशेषताएं देखी। अब हमें देखना है उसकी असफलताएं, क्यों वो विफल हो गई। 91 में वो क्यों विफल हो गई, क्यों असफल हो गई। तो इसके कुछ कारण थे, वो यहाँ पर देखिए। पहला, दैन्य निर्धनता। हमारे देश में जो निर्धनता है, निर्धन जो लोग हैं उनकी जो संख्या थी वो दिन ब दिन क्या हुई, बढ़ती चली गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा बुरी स्थिति आ गई। हमें पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे देश में जो निर्धन और अमीर के बीच में जो खाई थी वो बड़ी थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा है कि निर्धन और जो अमीर है उनके बीच में जो खाई थी वो चौड़ी थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये और भी चौड़ी होती चली गई। इतनी दयनीय स्थिति आ गई कि जो व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है जिसे कैलोरी जो होती है, जितने कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, उतने कैलोरी वह प्राप्त नहीं कर पाता था। भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार उसमें वृद्धि होती चली गई, जिससे क्या हुआ, जो रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो जरूरी वस्तुएं होती है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते हैं, वो भी क्या हुआ, वो भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई थी। अगर हमारे देश में इन योजनाओं से अगर लाभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और हमें अपनी 1991 में अपने जो योजना थी, जो नियोजन था, उसे चेंज नहीं करना पड़ता, उसे बदलाव नहीं करना पड़ता।
अगला देखिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। आप हमेशा याद रखिएगा, मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है महंगाई। हमारे देश में जो महंगाई है वो लगातार क्या हो रही थी, अपनी दौड़ पकड़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। और हमारे देश के जो नागरिक थे वो अपनी जो जरूरी वस्तुएं थी वो भी नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो आय थी वो इतनी ज्यादा कम हो गई थी। अगर हमारे जीडीपी में वृद्धि होती, अगर हमारा जो विकास है वो सही से होता, इस नियोजन के द्वारा अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास होता, तो आय का बंटवारा सही प्रकार से होता जैसा हमने सोचा था। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी होती चली गई, जिससे कि प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति की जो आय थी, आय का जो स्तर था वो गिरता चला गया, जिससे कि जो महंगाई है वो बढ़ती चली गई। आय का स्तर कम हो गया, मतलब कि जो इनकम है वो कम हो गई, और जो वस्तु का जो प्राइस है, जो वस्तु की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती चली गई, जिससे हम उसे खरीद नहीं पा रहे थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं इससे क्या हुआ, जो आर्थिक विभाजन था, जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो लगातार बढ़ती चली गई, जिससे कि हमारे देश में जो आर्थिक विभाजन है वो और भी ज्यादा खराब हो गया। अगला देखिए बेरोजगारी संकट। हमारे देश में जो सोचा गया था कि जो हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो भी यही था, पूर्ण रोजगार प्राप्त होना, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, जो बेरोजगारी संकट है हमारे देश में आ खड़ा हो गया। हमारे देश में जब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी जब वह लागू हुई, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, हमारे देश में 50 लाख से भी जो अधिक जो लोग थे वो क्या थे, बेरोजगार थे, मतलब कि उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ था। इसी से आप समझ सकते हैं कि लगातार जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बढ़ती गई, उतना ही जो बेरोजगारी की जो संख्या थी वो भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण भी इससे क्या होता है, अगर हमारे देश में कोई बेरोजगार होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सामाजिक अशांति फैलती है। ये देखिए अपूर्ण आधारित संकट। अपूर्ण आधारित संकट का मतलब क्या है, आधारिक संरचना, यहाँ पर आधारिक संरचना आएगा, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर संरचना आएगा, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अपूर्ण आधारिक संरचना का मतलब होता है, आधारिक संरचना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आधार होते हैं किसी भी चीज के, जैसे कि जो सड़क हो गई, बिजली हो गई, स्कूल हो गई, अस्पताल हो गई, ये हमारे आधार हैं, जिसके बिना हम ना तो विकास कर सकते हैं और ना ही साथ साथ में हम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो इसका भी हमारे देश में कोई विकास नहीं हो पाया। 1991 तक हमने सोचा था क्या होगा, हमारे देश में विकास होगा, जिससे विकास कब समझा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब लोगों की आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए। और वो कैसे होंगी, जब हमारे देश में बिजली की सुव्यवस्था होगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे जहां पर हम इलाज करवा सकते हैं जाकर। तो ये सारी चीजें नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो इसके कारण भी ना तो हम उद्योग स्थापित कर पाए, ना ही हम विकास कर पाए, ना ही हम अच्छे तरीके से शिक्षित हो पाए, और ना ही हम हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाए। अगला देखिए पक्षपात वितरण। पक्षपात वितरण, आप नाम से ही देख रहे हैं, पक्षपात, पक्ष लिया जाए, इससे आप ये समझिए। पक्ष लेना मतलब कि अगर आपके जैसे कि कभी कभार होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स की लड़ाई हो गई है तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक फ्रेंड की तरफ आपका पलड़ा झुका हुआ होगा, आप उसकी साइड ज्यादा लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर वितरण से समझिए, पक्षपात वितरण का यहाँ पर मतलब है कि जो समाज में जो ये सारी चीजें क्यों हुई, अगर विकास हो भी रहा था तो जो पक्षपात वितरण क्यों नहीं हो पाया, अपक्षपात वितरण क्यों नहीं हो पाया, हमारे देश में ये सबसे बड़ी कमजोरी रही। इससे क्या हुआ कि जो सरकार है उसने क्या किया, हमारे देश में जो समानता के साथ जो वितरण तय किया गया था कि समान वितरण होगा, आय का हो चाहे वो आय का वितरण हो, आय का वितरण क्या होगा, समान होगा सबके बीच में, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार के कारण।
जो बड़े बड़े जो सरकारी पदों पर जो स्थापित थे लोग, उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें भ्रष्टाचारी भी थे। अब तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो गया है, परंतु उस टाइम पर जो भ्रष्टाचार था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे कि पक्षपातपूर्ण जो वितरण था वो हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, सरकार को कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जिसके कारण सरकार को किसी एक वर्ग के लिए कुछ आरक्षण तय करना पड़ा, जिससे कि जो उनके पास जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी पहुंच हो सके। तो जो आप सभी जानते हैं कि 1991 में जाकर सरकार ने आरक्षण भी लागू किया था। तो यही बात यहाँ पर उसी की करी जा रही है। तो अभी ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।